लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी पावर। हमारे जो आगे दो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, उसमें हम ये रिमेनिंग कंटेंट्स को कवर करेंगे। हम देखेंगे पावर एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसके अलावा पावर एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसके अलावा हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखेंगे, और इसके अलावा एक टॉपिक मजीद है जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे जो आगे दो लेक्चर्स होंगे वो इन टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द कांसेप्ट ऑफ पावर। सो हाउ वी कैन डिफाइन पावर? वेल, वी कैन डिफाइन पावर एज इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर को आप डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड, यानी कि वो रेट जिससे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। सो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू E बाई टी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि एक बल्ब जो है वो हमारे पास 2 किलो वाट का है, तो ज़रा समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि वो बल्ब, वाट मीन्स जाउल पर सेकंड। जब हम कहते हैं कि एक बल्ब हमारे पास 2 किलो वाट का है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बल्ब एक सेकंड में 2000 जाउल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है, यानी कि एक सेकंड में 2000 जाउल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा होता है। सो दैट इज वाई वी कैन ऑल्सो डिफाइन पावर एज रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। स्टूडेंट, जब हम पावर के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं तो आप एक चीज़ देखिए, फर्स्ट कीजिए हमारे पास ये एक स्फीयर है, जिस स्फीयर की ज़मीन से हाइट जो है वो h है। हमारे पास दो एथलीट्स हैं, A और B, दोनों ही एक मैस 50 kg का लेकर इन स्टेयर्स पर चढ़ते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट A, उसका जो टाइम है वो 2 सेकंड है, और स्टूडेंट B का टाइम जो है वो 4 सेकंड है। तो इस केस में दोनों स्टूडेंट वो जो मैस ऑफ 50 kg को उठाकर यहाँ रखेंगे, मैस ऑफ 50 kg को जब वो यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे, सो बोथ द स्टूडेंट्स विल डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क। दोनों जो वर्क करेंगे उसकी सेम अमाउंट होगी। उसकी रीज़न क्या है कि इस केस में जो ब्लॉक पर वो वर्क करेंगे वो बराबर होगा उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो कि mgh है। अब m दोनों के लिए 50 kg है और h दोनों के लिए सेम है, तो क्या उनका वर्क डन तो सेम है, दोनों का वर्क डन सेम है। इसका मतलब है इस केस में, यानी कि जब वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो तो वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि एक स्टूडेंट अगर 2 सेकंड में ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो 4 सेकंड में ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा है, तो आप देखें कि दोनों का वर्क डन सेम है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट बी का टाइम डबल है स्टूडेंट ए से, तो जिसका टाइम डबल है उसकी पावर हाफ है। तो हम इस सूरत हाल में कहेंगे वर्क डन बाय स्टूडेंट ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्टूडेंट बी, बट पावर ऑफ स्टूडेंट बी इज पावर ऑफ स्टूडेंट ए डिवाइडेड बाय 2। और मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों लिखा? क्योंकि बी, स्टूडेंट बी का जो टाइम है वो डबल है। सो वर्क डन दोनों के लिए सेम है। अगर वर्क डन सेम है तो इसका मतलब है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो जिसका टाइम डबल है उसकी पावर फिर हाफ है। सो वर्क डन इज सेम एंड पावर इज हाफ। सो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि स्टूडेंट ए कम टाइम में उतना ही काम कर रहा है, तो स्टूडेंट ए ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा जल्दी जो है वो काम कर रहा है। सो आई होप कि आपको पावर का जो कॉन्सेप्ट है इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट, पावर जो है ये बेसिकली एनर्जी ओवर टाइम भी है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपने घर बैठ के 10 फार्मूलाज लिखने हैं पावर के, तो क्या आप लिख सकते हैं? अब आप कहेंगे सर हमें तो 2 ही फार्मूलाज आते हैं, P इज इक्वल टू W बाई टी या P इज इक्वल टू FV, तो हम 10 फार्मूलाज कैसे लिखें? जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया अभी कि पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम भी है, तो आपको कितनी एनर्जी के फार्मूला आते हैं? फॉर एग्जाम्पल mgh, पावर इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। सिमिलरली हाफ mv स्क्वायर इज ऑल्सो एनर्जी, तो एनर्जी ओवर टाइम इज पावर। Similarly, half CV square over T, so that it is also power. Similarly, FD by T is also power. Similarly, half LI square over T is also power. जितनी भी एनर्जीज हैं जब आप उनको टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो आपको पावर देंगे। सो आई होप अब आपको क्लू मिल गया होगा कि कैसे आप 10 यूनिट्स 10 फार्मूलाज रिलेटेड टू पावर लिख सकते हैं। सो दिस इज योर होम असाइनमेंट कि आप एटलीस्ट 10 फार्मूलाज ऑफ पावर लिखेंगे, और ये नहीं लिखने जो मैंने लिखे हैं, इनके अलावा आपने जो है वो ये 10 फार्मूलाज लिखने हैं। तो स्टूडेंट, पावर का एक और भी जो कॉन्सेप्ट है वो है इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हम पावर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो ये फार्मूले से जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो तो हम प्रैक्टिस में देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक कार का इंजन जो है, एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो क्या हम इसकी पावर मालूम कर सकते हैं? कार का जो इंजन जो पावर लगा रहा है वो हम मालूम कर सकते हैं? अब आप एक तो ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि सर आपने कहा कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, सो इफ एक्सेलरेशन इज 0 इट मीन्स फोर्स इज 0, और अगर इस 0 फोर्स को इधर पुट करें तो दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू 0। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कार का जो इंजन है वो कोई पावर एक्सर्ट नहीं करता। क्या एक्चुअल केस में ये रियलिटी है? क्या ऐसा ही है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कार के टायर और रोड के सरफेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए और कार को मूव करवाते रहने के लिए इंजन को फोर्स लगानी पड़ती है। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि अ कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, exerting a power, the engine of the car exerting a power of 1000 watt, so what is the force exerted by the engine of the car? तो आप मालूम कर सकते हैं P is equal to FV, so F is equal to P over V। सो इसी तरीके से अगर आपको ये जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया हो, ये क्वेश्चन दिया गया हो कि एक जो ब्लॉक है ऑफ मैस m वो ऊपर मूव कर रहा है
विद सम वेलोसिटी v, तो फिर आप कैसे पावर निकालेंगे? अगर कोई ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो फिर पावर इज एफ वी। फिर जब किसी चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो जो उस पर फोर्स लगेगी वो वेट के बराबर होगी। यहाँ पर जो v है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस सूत्र में जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एंड बिकॉज इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, तो जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, बिकॉज इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, तो आप पावर को v डॉट f भी लिख सकते हैं। और दूसरा, आप इससे पावर मालूम भी कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? हमने डॉट प्रोडक्ट पहले भी जो है वो मालूम की हुई है। हम डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोर्स है दैट इज 2i प्लस 5j माइनस 7k, और जो वेलोसिटी है दैट इज i प्लस j प्लस 8i प्लस j प्लस k। सो हम अगर इसी पावर लेना चाहें तो इट विल बी a टू द 16 प्लस 5 माइनस 7, सो इट विल बी 16 प्लस 5 21 माइनस 7 दैट इज 14। सो दैट इज द पावर इज 14 वॉट। सो इस तरह डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आप जो है वो पावर मालूम कर सकते हैं। सो पावर का जो यूनिट है स्टूडेंट, जो यूनिट ऑफ पावर है, हम जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो यहाँ से वर्क इज पावर इनटू टाइम। याद रखिएगा, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। तो अब देखिए, अगर मैं पावर का यूनिट वॉट रखूँ और टाइम का यूनिट सेकंड रखूँ, तो वॉट इंटू सेकंड क्या हो गया? जूल। अब इसको कैसे याद रखना है आपने? याद रखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क आर इक्वल टू यूनिट ऑफ पावर मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि जब भी आप पावर के यूनिट को टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द यूनिट ऑफ एनर्जी। और इसी कॉन्सेप्ट से मुख्तलिफ शक्लें बिगाड़ के यूनिट्स की आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए मिली वॉट सेकेंड, मिली वॉट सेकेंड किसका यूनिट है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मिली वॉट किसका यूनिट है? पावर का। मिली इज जस्ट अ प्रीफिक्स। सो बेसिकली अभी वॉट सेकेंड लिखा हुआ है ना, मिली तो प्रीफिक्स है। इसी तरीके से अगर मैं यूनिट ऑफ पावर ले लूँ गीगा वॉट और यूनिट ऑफ टाइम ले लूँ डेज, तो गीगा वॉट इंटू डेज, अब परेशानी होना आपने, बिकॉज यूनिट ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड विद द यूनिट ऑफ टाइम, सो वी आर गेटिंग द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर वर्क। इसी तरीके से मैं आपसे ये भी लिख सकता हूँ कि नैनो वॉट हियर, तो वंस अगेन नैनो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, हियर इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो व्हेनेवर यूनिट ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड विद द यूनिट ऑफ टाइम, वी गेट यूनिट ऑफ एनर्जी। सिमिलरली, सो अगर मैं ये लिखूँ कि वी हैव किलो वॉट आर, सो किलो वॉट आर किसका यूनिट होगा? किलो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड आर इज द यूनिट ऑफ टाइम। सो किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और आप जानते हैं कि 1 किलो वॉट आर जो है, अब देखिए किलो का मतलब है 1000, तो इसका मतलब है 1000 वॉट इंटू एक आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वॉट इंटू सेकंड। तो देखिए, वॉट इंटू सेकंड जाउल होता है, तो वॉट इंटू सेकंड क्या आ जाएगा? जाउल आ जाएगा। सो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जाउल। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इसी किलो वॉट आर को इन टर्म्स ऑफ मिली जाउल लिखें, तो क्या करेंगे? अब देखिए, मिली का मतलब होता है 10 रेज टू पावर -3, तो हमें इधर 10 रेज टू पावर -3 का फैक्टर लाना है। कैसे लाएंगे देखें जरा। 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 तो लिखा हुआ है हमारे पास, 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 10 रेज टू पावर -3 से डिवाइड भी कर देंगे, 7 जाउल हम वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 9, जबकि इसकी जगह हम लिख देंगे मिली जाउल। सो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मिली जाउल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 वॉट आर किसके बराबर होता है, तो देखिए 1 किलो वॉट आर इज 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जाउल। 1 वॉट आर की बात कीजिए, इधर से भी किलो से डिवाइड कर दें और इधर भी किलो से डिवाइड कर दें, किलो मीन्स 10 रेज पावर 3, तो ये आ जाएगा 1 वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज पावर 3 जाउल, या 1 वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 किलो जाउल। देख रहे हैं आप, अगर मैं गीगा जाउल का कहता तो फिर कैसे करते हैं इसको? 1 किलो वॉट आर इज 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जाउल। अगर मैं इसको कहता कि गीगा जाउल में कन्वर्ट करें, फिर क्या करना चाहिए? अब गीगा मीन्स 10 रेज पावर 9, यानी कि 10 पावर 9 का फैक्टर ऊपर आना चाहिए। मैं क्या करूंगा? 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6, 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा गीगा बनाने के लिए, लेकिन जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा बैलेंस करने के लिए उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 रेज पावर 3 आ जाएगा, बल्कि इसको आप सॉल्व ना ही करें। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा गीगा, यानी कि 10 रेज पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 पर -3, 10 पर 6 और 9 क्या आ जाएगा? 10 रेज पावर 9 जाउल, और अगले स्टेप में आ जाएगा 3.6 इंटू 10 पर -9 दैट इज गीगा जाउल। सो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 गीगा जाउल। सो दीज आर द डिफरेंट कन्वर्जन डियर स्टूडेंट्स, और आपको यहाँ से कन्वर्जन के मतलब लेसन भी मिल गया कि कैसे आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। सो आई होप कि यू ऑल नो। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो 1 किलो वॉट आर है डियर स्टूडेंट्स, ये 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली का एक यूनिट के बराबर है। यानी कि जब मैं कहता हूँ ना कि आपने जो बल्ब जलाया उसने बिजली का एक यूनिट कंज्यूम किया, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बल्ब ने 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जाउल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। सो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, सो कैन वी कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ? सो इट्स आंसर इज यस, वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम वर्क टाइम ग्राफ। सो सपोज वी हैव दिस वर्क टाइम ग्राफ, तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो याद रखिए कि स्लोप ऑफ वर्क
टाइम ग्राफ या एनर्जी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू पावर, यानी कि अगर आप यहाँ से स्लोप लें तो ये आ जाएगा डेल्टा W ओवर डेल्टा T। और क्या आप इस ग्राफ से मालूम कर सकते हैं? सो व्हाट क्वांटिटी गिव्स यू एरिया अंडर वर्क टाइम ग्राफ? एरिया अंडर वर्क टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? आपको मैंने जो ग्राफ पढ़ाए थे तो बताया था कि किसी भी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो आपको क्या देता है, ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं? क्या करना है, सिंपली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं आप जस्ट उनके यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि वर्क का यूनिट क्या है, जाउल, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो एरिया अंडर वर्क टाइम ग्राफ आपको क्या यूनिट देता है, जाउल सेकंड। और जाउल सेकंड किसके यूनिट आते हैं? ये आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के या एंगुलर मोमेंटम के। So area under work time graph gives you Planck's constant or angular moment because it's joule into second. So joule second आपको पता है कि इन दो क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं। So that is all as far as power is concerned। कुछ इसके और फार्मूलाज हैं लाइक 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, जो कि आपको याद रखने हैं। सो फर्दर जब हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है वो वाज़ेह तौर पर क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर लेट अस मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। और आप जानते हैं कि एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क या प्रॉमिस ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी के पास या ये प्रॉमिस है कि ये एबिलिटी है कि वो वर्क कर सके, हम इसको एनर्जी कहते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एनर्जी, तो एनर्जी की बहुत सारी डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स हैं। वी हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी, वी हैव मैग्नेटिक एनर्जी, वी हैव विंड एनर्जी, वी हैव हीट एनर्जी, वी हैव साउंड एनर्जी, वी हैव लाइट एनर्जी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, सो जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी की हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सिर्फ दो टाइप्स हैं, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो एक लाइन में आपको लिखवा रहा हूँ, गौर से लिखिएगा कि इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम बोथ टोटल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम में फ्रिक्शनल लॉसेस तो होते नहीं है, इसलिए टोटल एनर्जी तो हर तरह के प्रोसेस में कंजर्व रहती है ना, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव सिस्टम में सिर्फ कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। और दूसरी लाइन लिखिए, बट इन अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स लाइक फ्रिक्शनल फील्ड ओनली टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो ये दो लाइनें लिख लीजिएगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर ईंट ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं और दरमियान में एयर फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, तो फिर इन दो एनर्जी के अलावा कुछ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन भी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये दोनों लाइनें लिख भी ली होंगी और आपको समझ भी आ गई। सो सबसे पहले हम इसमें जो डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को, कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो हाउ वी कैन डिफाइन काइनेटिक एनर्जी? वी कैन डिफाइन इट एज एनर्जी possessed by the body due to its motion। कि जब बॉडी मूव करती है तो उसके पास एनर्जी होती है और उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो बॉडी मूवमेंट कैसे कर सकती है? अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला हम जानते हैं हाफ mv² होता है। अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी तो फिर उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसका फार्मूला हम जानते हैं कि हाफ k x02 इंटू 1 माइनस x² ओवर x02 होता है। स्टूडेंट इस डेफिनेशन में एक और चीज़ देखिएगा, ये जो v² है इट इज़ v डॉट v। ये जो स्क्वायर है ये स्केलर प्रोडक्ट की वजह से है, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से नहीं आया। देखें अगर हम इसको v क्रॉस v लिखते तो ये होता है v साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू n यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 0 हो गया, तो v क्रॉस v तो नल वेक्टर आ जाता है, जबकि जो v डॉट v है वो a b कॉज ऑफ थीटा होता है, तो कॉस 0 1 हो गया। सो v डॉट v स्क्वायर आता है, राइट। सो अगर आपको वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म दी गई हो तो आपसे फिर v स्क्वायर अगर आपने मालूम करना है, जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट विद द अदर वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी वेक्टर। सिमिलरली देखिए अगर हमारे पास कोई बॉडी रोटेट कर रही है देन वी हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी की जो मर्जी फॉर्म हो, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपको याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया था अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड द काइनेटिक एनर्जी। तो सोचा है कभी कि आप इस पॉइंट के बाद ऐसे डॉट क्यों लगा देते थे? आप इस पॉइंट के बाद डॉट इसलिए लगाते थे कि देखें ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए आप इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो स्टूडेंट जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो एक बात याद रखिए कि लीनियर मोशन के दौरान जो बॉडी मूव करती है बिकॉज वो वेलोसिटी भी पोजेस करती है और अगर उसका मास भी है तो फिर मोमेंटम भी उसका होगा और काइनेटिक एनर्जी भी उसकी होगी। सो यहाँ पर मैं आपको 4 बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिखवा रहा हूँ जो कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हैं। सो लेट्स नोट देम डाउन। देखिए फर्स्ट कीजिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ mv लिख सकता हूँ ना? तो ये क्या है हमारे पास? मोमेंटम है, तो ये आ जाएगा ek इज इक्वल टू pv/2 और यहाँ से p किसके बराबर आ जाएगा 2ek ओवर v। तो फार्मूलाज आपको समझ आ गए? सिमिलरली आगे देखें वंस अगेन, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। क्या मैं इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर सकता हूँ? सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज m² v² ओवर 2m। एंड एज यू नो कि ये मोमेंटम है हमारे पास, तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया और दूसरा रिलेशन हमारे पास ये आ गया।
सो यहाँ से फिर हम मुख्तलिफ फार्मूलाज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम बना सकते हैं E1 ओवर E2 इज इक्वल टू V1 ओवर V2। ये फार्मूला कब लगाएंगे? अगर दो बॉडीज़ हैं, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट है। ये फार्मूला कैसे बनेगा? P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। ये कब लगाएंगे? अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं, उनकी स्पीड तो डिफरेंट है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ से देखें क्या फार्मूला बनेगा? E1 ओवर E2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1। और ये फार्मूला कब लगाएंगे? अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, उनका मास डिफरेंट है लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट है। सिमिलरली ये फार्मूला कब लगाएंगे? P1 ओवर P2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2 का स्क्वायर। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब दो बॉडीज़ हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन उनका मास डिफरेंट है। तो कितने फार्मूलाज बन गए? अब 8 फार्मूलाज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन 8 फार्मूलाज से यू कैन सॉल्व डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, अब क्वेश्चन को जरा गौर से सिर्फ सुन लीजिएगा, बाद में चाहे इसको सॉल्व करके नोट भी कर लीजिएगा। टू बॉडीज मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज हैविंग सेम मोमेंटम। वेलोसिटी डिफरेंट है, मोमेंटम सेम है। व्हिच वन विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? अगर मोमेंटम सेम है तो E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फास्टर बॉडी, यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सिमिलरली टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट स्पीड्स, व्हिच बॉडी विल हैव ग्रेटर मोमेंटम? स्लोअर बॉडी, जिसकी स्पीड कम है। इसी तरीके से at constant momentum the ratio of the velocities of the bodies is 1:2. What is the ratio of their kinetic energy? 1:2. At constant kinetic energy the ratio of the velocities of the body is 1:2. What is the ratio of their momentum? 2:1. Similarly देखिए, two bodies have same momentum but different mass, which body will have greater kinetic energy? Lighter body. Two bodies have same kinetic energy but different mass, which body will have greater momentum? Heavier body. So ये जो 8 फार्मूलाज हैं, इनसे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो फार्मूलाज हैं इनका इस्तेमाल करना आ जाएगा और मजीद आएगा इंशाल्लाह से जब आप इसकी प्रैक्टिस को परफॉर्म करेंगे। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट प्रैक्टिस में काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, और मैं चाहता हूं कि हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लें। वो एक न्यूमेरिकल है परसेंटेज से रिलेटेड, तो मैं आपको उसको डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको उसमें फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है कि इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। अब देखें उसमें ये नहीं उसने बताया कि मैस के हवाले से या वेलोसिटी के हवाले से, बॉडी की मूवमेंट का नहीं बताया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो फिर आपने मैस के हवाले से फार्मूला लगाना। फार्मूला तो दो है ना, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड। एक है E इज इक्वल टू PV/2 और एक है P इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर 2m। तो हम क्योंकि मैस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया तो हम मैस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज P स्क्वायर ओवर 2m। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सो मोमेंटम कितना बढ़ा? मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%। जो मोमेंटम है वो 20% इंक्रीज हो गया। अब 20% इंक्रीज होने का मतलब है जो नया मोमेंटम है ना, वो पहले मोमेंटम में उसका 20% ऐड होके फिर आएगा। अब ये 20% कितना होता है? देखिए ये हो गया P प्लस 20। याद रखिए परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा P प्लस 0.2P और ये कितना आ गया? यानी कि ये हो गया 1P, 1 प्लस 0.2, ये आ गया 1.2P। तो जो नया मोमेंटम है वो 20% बढ़ के कितना हो गया? 1.2P हो गया। मैंने आपको ये डिटेल से स्टेप्स में लिखवाया है, लेकिन ये मेंटल मैथ है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू 30% बढ़ी है इसका मतलब है 1 प्लस 0.3, 1.3। अगर 50% बढ़ी है इसका मतलब है 1 प्लस 0.5, 50 और 100 0.5 होता है। इस तरीके से अगर 20% बढ़ी है तो 1 प्लस 20%, 20 का मतलब है 20% मतलब है 20 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.2। तो इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं। अब नया मोमेंटम, जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कैसे आएगी? नए वाले मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m। सो जो नया मोमेंटम है वो कितना आएगा? वो नया मोमेंटम P डैश है 1.2, तो उसका एज अ होल स्क्वायर कर लेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? 2m आ जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास E के डैश आ जाएगा 1.44 P स्क्वायर ओवर 2m। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है, वो इक्वेशन 2 नए वाली काइनेटिक एनर्जी है। सो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज कैसे मालूम करते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। और अगर आपको इससे कोफ तो लिखने से मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 से, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 लिख लीजिए। सो चेंज कैसे लेते हैं किसी भी चीज़ की? बाद वाली वैल्यू माइनस शुरू वाली वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो व्हाट इज फाइनल वैल्यू? फाइनल वैल्यू आपके पास है ये इक्वेशन नंबर 2, 1.44 P स्क्वायर ओवर 2m माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? ये है माइनस, ये आ जाएगा P स्क्वायर ओवर 2m डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है? P स्क्वायर ओवर 2m मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ से P स्क्वायर ओवर 2m कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बाकी बचेगा? 1.44 माइनस 1 ओवर P स्क्वायर ओवर 2m कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो गया। 1.44 माइनस 1.44 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 ओवर 100 आ जाएगा, जिसका मतलब होगा 44%। सो दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप इसकी एक स्नैपशॉट भी लेकर रख लें अपने पास, ताकि जो परसेंटेज क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने में मदद मिले। और इसमें अब आप ये ना कहिए कि सर ये तो बड़ा लेंथी तरीका है, इसका कोई शॉर्टकट। ये सारा मेंटली हो जाता है। यानी कि मैं कहूँगा 20% इंक्रीज है तो इसका मतलब है 1 प्लस 0.2, तो वो 1.2 हो गया। फिर मैं कहूँगा 1.2 का स्क्वायर तो 1.44 हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि 1.44 माइनस 1 जो ओरिजिनल है वो 0.44 हो जाएगा। 0.44 का मतलब है परसेंटेज में 44%। तो ज़बानी कलामी भी आप इस तरह के सवाल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी।
सो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ पावर और काइनेटिक एनर्जी आज के लेक्चर में। तो अब हम जो है इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्सन एक्स ऑफ मैस 75 kg वॉक्स अप अ स्टेयरकेस इन 15 सेकंड। यानी कि पर्सन एक्स का जो मैस है वो 75 kg है और ये जो स्टेयरकेस के लिए टाइम लेता है चढ़ने के लिए दैट इज 15 सेकंड। दूसरा देखिए, अनदर पर्सन वाई ऑफ मैस 60 kg, एक और पर्सन है वाई जिसका मैस है 60 kg और वो टाइम लेता है सेम स्टेयरकेस के लिए 12 सेकंड। द रेशियो ऑफ द पावर जनरेटेड बाय एक्स टू वाई, हमने पी एक्स ओवर पी वाई मालूम करना है। सो स्टूडेंट देखिए, जब आप स्टेयर केस की बात करते हैं तो दोनों का स्टेयर केस सेम है, इसका मतलब है दोनों के लिए हाइट सेम है। सो पावर का फार्मूला वैसे होता है एम जी एच बाई टी, दोनों के लिए हाइट सेम है, जी भी सेम है, इसका मतलब है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई टी। ठीक हो गया जी। सो अगर हमने पावर ऑफ एक्स मालूम करनी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एक्स ओवर टी एक्स और पावर ऑफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वाई टी वाई। सो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, एम एक्स कितना है जी आपके पास 75, टी एक्स कितना है 15, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास एम वाई इज 6 और टी एक्स इज 12। सो देखिए दोनों का आंसर 5 आता है। सो इट मीन्स के पी एक्स ओवर पी वाई वो आपके पास 1:1 आएगा, बिकॉज पी एक्स भी 5 है और पी वाई भी 5 है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी एंड ऑप्शन डी इज 1:1। सो इसी के लिहाज से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Next question is, a 1 kilowatt motor is used to pump water from a well 10 meter deep. The quantity of water pumped out per second is nearly. Student, जब मोटर पानी को ऊपर खींच के लाती है तो जो वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर के बराबर होता है जो mgh होता है। तो पावर क्या आ गई आपके पास, पावर आ गई mgh/t। सो आपसे मालूम करने को कहा जा रहा है m over t, तो gh को इधर ले आए तो वाटर पंप आउट पर सेकंड जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा P over GH। सो पावर इज 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, G इज 10 और किस हाइट तक लेके जाना है, हाइट है हमारे पास 10। सो M over T इज, आप देख सकते हैं द आंसर विल बी 10 किलोग्राम पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मैस 1250 kg, एक कार है जिसका मैस 1250 kg है, इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड। कार के मूव करने की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। इट्स इंजन डिलीवर्स 30 किलोवाट, जो इंजन की पावर है वो है 30 किलोवाट यानी कि 30,000 वाट। वाइल रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू द सरफेस इज 750 न्यूटन, जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कितनी है जी 750 न्यूटन। व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन बी गिवन टू द कार, हमने कार का एक्सेलरेशन मालूम करना है। सो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन जो है आप जानते हैं कि ये फोर्स पर यूनिट मैस होता है या फोर्स ओवर मैस होता है और यहाँ जो हमारे पास फोर्स है वो नेट फोर्स है। सो आइए देखिए सबसे पहले P इज इक्वल टू एफ वी से कि कार का इंजन फोर्स कितनी लगा रहा है। सो वो आ जाएगी P over V। ये फोर्स कौन सी है, जो कार का इंजन लगा रहा है। सो पावर इज 30,000 एंड वेलोसिटी इज 30। सो इसका मतलब है कि कार का इंजन जो फोर्स लगा रहा है दैट इज 1000 न्यूटन। तो स्टूडेंट ये है कार के इंजन की तरफ से फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स कितनी है जी, रेजिस्टिव फोर्स है 750 न्यूटन। तो कार का, अगर कार इस तरफ जा रही है तो कार का इंजन जो उस पर फोर्स लगा रहा है 1000 न्यूटन की वो इस तरफ है, जबकि जो रेजिस्टिव फोर्स है बिटवीन दी कार टायर एंड द रोड वो इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो इनको सेपरेट करने से आएगी। सो नेट फोर्स विल बी एफ इंजन माइनस एफ रेजिस्टिव, वो 250 आ गई। अब वो नेट फोर्स यहाँ पुट करेंगे आप, सो द आंसर विल बी 250 ओवर मैस इज 1250। सो 0 से गया, इट इज 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डेल्टा ऑप्शन एंड दैट इज 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पावर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको एंड क्वेश्चन इज, an electrical generator is started at time t is equal to 0. You can see the graph clearly. The total energy transformed by the generator during the first 5 seconds is shown in the figure. What is the minimum power generated at any instant during these first 5 seconds? First 5 seconds के दरमियान मिनिमम पावर क्या है? तो स्टूडेंट मैं ग्राफ की रफली एक शेप जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर टाइम है और इधर वर्क है या एनर्जी है, एनर्जी कह लें वर्क कह लें। मिनिमम पावर पूछ रहा है तो पावर क्या होती है, पावर इज स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ। और देखिए इस रीजन में यानी कि ग्राफ में ये रीजन है बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, 1 और 2 सेकंड के दरमियान एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब है स्लोप यहाँ पर 0 है। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्योंकि स्लोप 0 है सो इसका मतलब है कि पावर भी 0 है। क्वेश्चन उसका ये था कि व्हाट इज द मिनिमम पावर जनरेटेड एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड, किसी भी लम्हे कम से कम पावर कितनी है। तो 1 से 2 सेकंड के लम्हे के दरमियान स्लोप क्योंकि 0 है इसलिए पावर भी क्या है, 0 है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर। Now let us discuss about the concept of kinetic energy with the help of MCQs. Question देखिए, a particle of mass m at rest is acted upon by a force P. यहाँ पर जो फोर्स है उसको P कहा गया है। Its kinetic energy after time t is. अब देखें जो kinetic energy होती है वो होती है P square over 2m। तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। डेल्टा P बराबर है, डेल्टा P बराबर होता है ना इम्पल्स के लिहाज से ft, तो इसका मतलब मोमेंटम को हम फोर्स इंटू टाइम लिख सकते हैं, यानी कि मोमेंटम कैन बी रिटन एज फोर्स इंटू टाइम। एंड व्हाट इज दिस, चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m। तो स्टूडेंट यहां पर फोर्स क्या है इस न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट की गई है P से।
तो मोमेंटम क्या हो गया PT, तो मोमेंटम का स्क्वायर क्या हो गया PT स्क्वायर। यहाँ पर ये P मोमेंटम नहीं है, फोर्स है, याद रखिएगा। सो इट्स आंसर शुड बी P स्क्वायर T स्क्वायर ओवर 2m। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A विच इज P स्क्वायर T स्क्वायर ओवर m। बल्कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन आप B रखेंगे बिकॉज इट इज P स्क्वायर T स्क्वायर ओवर 2m, सो B ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The kinetic energy of the body decreases by 36%. The decrease in momentum. तो देखिए ये फॉर्मूला है P is equal to 2me स्क्वायर रूट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर काइनेटिक एनर्जी 36% डिक्रीज की गई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 36% ऑफ E, तो ये आ जाएगा E 1e माइनस 0.36e। तो ये कितना आ जाएगा 0.46e। ठीक है जी। तो अब नया मोमेंटम किस तरह लिखेंगे 2m e डैश स्क्वायर रूट। सो ये आ जाएगा 2m e डैश की जगह क्या लिखेंगे 0.64e स्क्वायर रूट। ये जो 0.64 है स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सो जो नया मोमेंटम है दैट इज 8/10 एंड 8/10 इनटू ये क्या है, ये प्रीवियस मोमेंटम है, यानी कि जो नया मोमेंटम है वो प्रीवियस मोमेंटम का 0.8 रह गया। पहले मोमेंटम था 1, अब कितना रह गया 0.8। तो कितने का कमी हुई? 20% की कमी हुई, 1 से 0.8 हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। अनदर क्वेश्चन अबाउट काइनेटिक एनर्जी, उसको जरा देखिए। क्वेश्चन इज एन एथलीट इन द ओलंपिक्स गेम्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकंड। मींस के जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर और जो टाइम है दैट इज 10 सेकंड्स। हिज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने जो है वो मालूम करनी है। एंड एज यू नो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई 100/10 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी, जो उसने पूछी हमसे, मैथ्स तो हमें दिया नहीं हुआ। अब मैथ्स अगर हमें नहीं दिया हुआ तो फिर हम ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अप्रॉक्सीमेशन से। देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, स्पीड का स्क्वायर करेंगे, 100 आ जाएगा, 100/2 ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय m। अब एक एथलीट का मैथ्स कितना होगा? एथलीट थोड़ा, मेरा मैथ्स क्या होगा 60 kg या 70 kg, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 100 kg कर लेते हैं। तो अगर 100 भी आप यहाँ पे रखें तो कितनी एनर्जी आती है 5000।